हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का 18 मई को राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का सोशलॉजी का पेपर है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो इस सिर्फ एक वीडियो से आपके 70 से 80% प्रश्न फंस जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके पेपर का नेम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर का सोशलॉजी सब्जेक्ट का पेपर है और आपके पेपर का नेम है सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पेपर में मैं आपको यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगी, जो बहुत बार पेपर में अब तक पूछे जा चुके हैं और आपके पेपर में ज़रूर इससे क्वेश्चन फंसेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि इस वीडियो से आपके पेपर में 70 से 80% प्रश्न जरूर आएंगे। अब देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वृद्ध जनसंख्या की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है बुजुर्गों की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आप बताइए। फिर अपना आंसर देख लीजिए। वृद्धावस्था मानव जीवन का अंतिम चरण है। बढ़ती आयु के साथ बुजुर्गों को अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समाज में संयुक्त परिवारों के टूटने और बदलती जीवन शैली के कारण वृद्ध जनसंख्या की समस्याएं और बढ़ गई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बुजुर्गों की जो प्रमुख समस्याएं हैं पॉइंट में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है और लॉन्ग में ज्यादातर पूछा जाता है। तो जो आपका पहला पॉइंट है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। बुजुर्गों को कमजोरी, दृष्टि दोष, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया आदि बीमारियां अधिक होती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका इसमें आर्थिक समस्या। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय कम हो जाती है जिससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट है अकेलापन और उपेक्षा। परिवार के सदस्य व्यस्त रहने या अलग रहने के कारण बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। फिर आपका जो चौथा पॉइंट है बुजुर्गों की समस्या का वो है मानसिक तनाव। असुरक्षा, बीमारी और सामाजिक उपेक्षा के कारण तनाव और अवसाद बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है आपका सामाजिक असुरक्षा। कई बार बुजुर्गों को परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता है। छठा पॉइंट है आपकी देखभाल की कमी। उचित चिकित्सा और पारिवारिक देखभाल का अभाव उनकी समस्याएं बढ़ा देता है। अब आप इनके समाधान देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका बुजुर्गों का सम्मान करना। दूसरा है आपका उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा है आपका सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बढ़ाना। चौथा है आपका परिवार में सहयोग और देखभाल। पांचवा है आपका वृद्धाश्रम एवं सहायता केंद्रों की व्यवस्था। देखिए, जब भी आपके पास लॉन्ग आंसर आता है तो आप उसमें निष्कर्ष जरूर लिखा करिए। आपको एक दो नंबर हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे। बुजुर्ग समाज का अनुभव और ज्ञान का स्रोत होते हैं। उनका सम्मान और देखभाल करना समाज का कर्तव्य है। वृद्ध जनसंख्या की समस्याओं का समाधान करके ही एक संवेदनशील और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया था, क्योंकि ये लेटेस्ट में जितने भी पेपर हुए 2026 में उनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग लाइन से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब सीरियल ऑर्डर से 1 2 3, क्योंकि जो मैंने अब सीरियल ऑर्डर रखा है क्वेश्चंस का वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिट वाइज रखा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेटेस्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने करा दिया। अब हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारा पहला क्वेश्चन है अपराध क्या है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ऐसा व्यवहार जो सामाजिक नियमों और कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन करता है आपका अपराध कहलाता है। समाज शास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा देख लीजिए। अपराध वह कार्य या व्यवहार है जो कानूनों द्वारा वर्जित होता है, यानी कि कानून द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और जिसके लिए दंड का प्रावधान है, जैसे चोरी, हत्या, डकैती और धोखाधड़ी आदि। अब अपराध के आप प्रमुख कारण देख लीजिए। पहला कारण है आपका गरीबी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ लोग चोरी, लूट आदि अपराधों की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरा है आपका बेरोजगारी। रोजगार के अभाव में व्यक्ति निराश होकर अपराध कर सकता है। तीसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण सही और गलत का ज्ञान कम होता है। फिर आपका चौथा कारण है खराब संगति। अपराधी लोगों की संगति व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। पांचवा है आपका पारिवारिक विघटन। परिवार में तनाव, झगड़े और उपेक्षा बच्चों और युवाओं को अपराध की ओर ढकेल सकते हैं। छठा है आपका सामाजिक असमानता। जाति, वर्ग और आर्थिक असमानता भी आपका अपराध का कारण बन सकती है। और आपका लास्ट पॉइंट है इसमें फिल्मों और इंटरनेट का प्रभाव। हिंसात्मक और अश्लील सामग्री का गलत प्रभाव अपराध की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। फिर हम लोग देख लेते हैं अपराध के दुष्प्रभाव क्या है। समाज में भय और असुरक्षा, आर्थिक हानि, सामाजिक अशांति, नैतिक मूल्यों में गिरावट। फिर अपराध रोकने के उपाय देख लीजिए। शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कठोर कानून व्यवस्था और नैतिक शिक्षा और जागरूकता।
अपराध समाज और राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। इसे रोकने के लिए सरकार, समाज और परिवार सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए ताकि सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। सबसे ज्यादा ये अति लघु या लघु में पूछा जाता है। सफेद पोश अपराध क्या है या श्वेत वसन अपराध क्या है? सफेद पोश अपराध वह अपराध है जिसे समाज के प्रतिष्ठित, शिक्षित और उच्च पद वाले लोग या सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने व्यवसाय या पद का गलत उपयोग करके करते हैं। ये अहिंसक होता है, यानी कि इसमें हिंसा नहीं होती, मारपीट नहीं होती है। जैसे आपका इसमें रिश्वतखोरी आ गया, छल कपट, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ये आपका अहिंसक और वित्तीय अपराध है। ये अपराध आमतौर पर छल, विश्वासघात, रिश्वतखोरी, जालसाजी के जरिए आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। इन अपराधों में हिंसा नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाई, रिश्वतखोरी कितना बड़ा अपराध है, इससे समाज को कितना बड़ा नुकसान होता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए सफेद पोश अपराध के, जैसे रिश्वतखोरी, कर चोरी, बैंक घोटाला, भ्रष्टाचार और नकली दवाइयां बेचना। ये सब आपका किस में आता है? सफेद पोश अपराध में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या गरीबी अपराध का कारक है? ये पूछ रहा है कि क्या जो गरीबी है वो अपराध का कारण बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे हाँ, गरीबी अपराध का एक प्रमुख कारक मानी जाती है। जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तब कुछ लोग जीविका चलाने के लिए चोरी, डकैती, तस्करी आदि अपराधों की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। मतलब कि ऐसा फिर बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग गरीब हैं वो अपराध ही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्थिक तंगी, शिक्षा की कमी और रोजगार के अवसरों का अभाव लोगों को आजीविका के लिए अपराध का सहारा लेने पर मजबूर कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं गरीबी से अपराध कैसे बढ़ते हैं, इसका कारण देख लीजिए। इसका सबसे पहला है बेरोजगारी, दूसरा है भूख और आर्थिक संकट, तीसरा है आपका शिक्षा, चौथा है आपका सामाजिक असमानता। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी आपके पास थ्योरी पेपर है, अगर आप उसमें निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि ये अलग से दिखाता है कि बच्चे ने अलग से लिखा है। हालांकि हर गरीब व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, लेकिन गरीबी अपराध को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा करती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विचलन से आप क्या समझते हैं? विचलन वह व्यवहार है जो समाज के नियमों, मानदंडों और मूल्यों के विरुद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका व्यवहार विचलन कहलाता है। उदाहरण, चोरी करना, झूठ बोलना, नशाखोरी, कानून तोड़ना। अब आप इसका निष्कर्ष देख लीजिए। विचलन समाज की स्वीकृत मान्यताओं से हटकर किया गया व्यवहार है। अब आपका आता है बाल अपराध पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाल अपराध क्या है? जब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे कानून या सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। यह एक गंभीर समस्या है जिसमें चोरी, हिंसा, नशा या समाज के नियमों का उल्लंघन शामिल है। इसे अपचारी व्यवहार भी कहा जाता है। इसके पीछे दोषपूर्ण पारिवारिक माहौल, गरीबी, बुरी संगति, मानसिक तनाव या माता पिता द्वारा उपेक्षा हो सकती है। बाल अपराधी को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बाल अपराध से बच्चे का भविष्य और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। बाल अपराध के प्रमुख कारण देख लीजिए, गरीबी, अशिक्षा, खराब संगति, पारिवारिक विघटन, नशाखोरी एवं हिंसात्मक वातावरण। ये सब आपके बाल अपराध के प्रमुख कारण हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए बाल अपराध के। चोरी, झगड़ा, नशा करना, स्कूल से भागना, ये सब किसमें आता है? आपका बाल अपराध में। इसका समाधान क्या है बाल अपराध का? अच्छी शिक्षा दे बच्चों को, पारिवारिक देखभाल की जरूरत होती है, नैतिक शिक्षा, सुधार गृह एवं परामर्श व्यवस्था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्टाचरण, अर्थात भ्रष्टाचार वह कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पद, अधिकार या शक्ति का गलत उपयोग निजी लाभ के लिए करता है। यह एक अनैतिक और अवैध आचरण है जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और सत्ता का दुरुपयोग जैसे कृत्य शामिल हैं, जो समाज, लोकतंत्र और आर्थिक विकास को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। भ्रष्टाचार समाज और राष्ट्र की प्रगति में बड़ी बाधा है। इसे रोकने के लिए ईमानदारी, कठोर कानून और जागरूकता आवश्यक है। फिर आपका इसमें आता है उदाहरण कि भ्रष्टाचार के उदाहरण क्या है, जैसे रिश्वत लेना, सरकारी धन का दुरुपयोग, घोटाला, पक्षपात करना। भ्रष्टाचार के कारण देख लीजिए, लालच, नैतिक मूल्यों में कमी, बेरोजगारी और प्रशासनिक कमजोरी। फिर आप देखिए भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव क्या है। विकास में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, जनता का विश्वास कम होना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग पर एक निबंध लिखिए, दोनों एक ही चीज है। भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता प्राचीन समय से मौजूद रही है। समाज में कुछ वर्ग शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से लंबे समय तक वंचित रहे हैं। ऐसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन यह अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में इनके विकास और समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मंडल आयोग देख लीजिए, जो कि सिर्फ ओबीसी से संबंधित है।
1979 में गठित मंडल आयोग ने ओबीसी वर्ग की पहचान कर उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण देने की सिफारिश करी थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवसरों का विकास किया जाता है ताकि वह बेहतर और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। ये केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि मनुष्य के संपूर्ण विकास पर बल देता है। अब मानव विकास की सबसे बड़ी जो विशेषताएं प्रमुख उनको देख लीजिए। पहला है आपका मानव केंद्रित विकास। मानव विकास में मनुष्य को विकास का केंद्र माना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। दूसरा पॉइंट है आपका शिक्षा पर बल। मानव विकास में शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की क्षमता और ज्ञान को बढ़ाती है। थर्ड पॉइंट है आपका स्वास्थ्य सुधार। अच्छा स्वास्थ्य मानव विकास का मुख्य आधार है। स्वस्थ व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान देता है। फिर आपका अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। मानव विकास लोगों की आय, रोजगार, आवास और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देता है। पांचवा पॉइंट है आपका समान अवसर। इसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। छठा पॉइंट है आपका सतत विकास। मानव विकास वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। निष्कर्ष देख लीजिए, मानव विकास किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का महत्वपूर्ण मापदंड है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसरों के माध्यम से ही समाज का समग्र विकास संभव है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंधों के बढ़ने की प्रक्रिया है जिससे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं और समाज आपस में जुड़ जाते हैं। ये देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाता है। इसके कारण व्यापार, सूचना, तकनीक और विचारों का आदान प्रदान विश्व स्तर पर तेजी से होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। विदेशी कंपनियों को भारत में आना क्या है आपका वैश्वीकरण। इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ना, ये सब आपका एग्जाम्पल है वैश्वीकरण के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र परिधि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। केंद्र परिधि सिद्धांत एक संरचनात्मक मॉडल है। जॉन फ्रीडमैन ने ये मॉडल 1966 में विकसित किया था। यह आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है जो विश्व या समाज को दो भागों में विभाजित करता है। पहला भाग है इसका केंद्र और दूसरा है परिधि। केंद्र में इन्होंने जो शक्तिशाली देश है विकसित उनको रखा है और परिधि में रखा है अविकसित और विकासशील देशों को। अब आप आगे देखिए, पहला आप क्या लिखेंगे केंद्र और दूसरा लिखेंगे परिधि। आप पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। केंद्र में वे विकसित देश या क्षेत्र जो आर्थिक रूप से मजबूत, औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं। परिधि में वे अविकसित या विकासशील देश जो केंद्र पर निर्भर रहते हैं। अब इन दोनों में संबंध देख लीजिए क्या है। केंद्र में जो क्षेत्र है वो अधिक लाभ और विकास प्राप्त करते हैं जबकि परिधि में जो क्षेत्र है वो शोषण और पिछड़ेपन का सामना करते हैं। यह असमानता और शोषणकारी संबंधों को उजागर करता है। कौन? यह आपका जो मॉडल है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश ये आपके केंद्र में आएंगे। गरीब या विकासशील देश आपके परिधि में आएंगे। निष्कर्ष देख लीजिए, ये सिद्धांत विश्व में आर्थिक असमानता और विकास के असंतुलन को समझाने का प्रयास करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन क्या है। वैश्विक तापन पृथ्वी और वायुमंडल के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल को जलाने और वनों की कटाई से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन की अधिकता है जो सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लेती है। वैश्विक तापन पर्यावरण और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए वैश्विक तापन को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। इसे अक्सर हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ये जाना जाता है। अब आप वैश्विक तापन के प्रमुख कारण देख लीजिए। वनों की कटाई, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं और तीसरा है आपका जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग यानी कि कोयला और पेट्रोल। आप देख लीजिए वैश्विक तापन के प्रभाव क्या पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर और हिमनदों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तापमान में वृद्धि और भीषण गर्मी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बाढ़ तथा सूखे जैसी मौसमी घटनाएं अधिक सामान्य हो गई हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। घरेलू हिंसा से आशय परिवार या घर के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे सदस्य के साथ किया गया शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन उत्पीड़न है। ये हिंसा प्रायः पति पत्नी के बीच में देखी जाती है लेकिन बच्चों, बुजुर्गों या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ भी हो सकती है। घरेलू हिंसा समाज की एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। इसे रोकने के लिए कानून, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। फिर हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। मारपीट करना, गाली देना, डराना धमकाना और आर्थिक नियंत्रण करना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब देख लीजिए घरेलू हिंसा के प्रभाव क्या पड़ते हैं। इससे मानसिक तनाव होता है, शारीरिक नुकसान और परिवार में अशांति होती है।
घरेलू हिंसा के प्रमुख प्रकार देख लीजिए। पहला है आपका शारीरिक हिंसा, जिसमें आपका मारना आता है, थप्पड़ मारना, चोट पहुंचाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। मानसिक हिंसा कैसे होती है? अपमान करना, डराना, धमकाना, गाली देना। आर्थिक हिंसा, पैसे या संपत्ति पर नियंत्रण रखना। और चौथा आपका यौन हिंसा, इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दहेज एक असामाजिक अभिशाप है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक बुराई है जो भारतीय समाज को खोखला कर रही है। विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन, वस्त्र, वाहन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं देने की प्रथा को दहेज कहा जाता है। पहले ये स्वेच्छा से उपहार के रूप में दिया जाता था, लेकिन आज ये एक अनिवार्य मांग बन गई है। इसी कारण दहेज को सामाजिक अभिशाप कहा जाता है। ये कुप्रथा महिलाओं के प्रति हिंसा, भेदभाव, आर्थिक शोषण और कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण है, जो समाज में बेटियों को बोझ बनाती हैं। दहेज एक सामाजिक अभिशाप के रूप में देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अधिकतर लॉन्ग में आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। महिलाओं पर अत्याचार और हत्या। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, जिससे कई मामलों में वे आत्महत्या करने पर मजबूर होती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। सेकंड है आपका आर्थिक बोझ और ऋण। ये प्रथा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए विनाशकारी है, जो बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने या संपत्ति बेचने पर मजबूर होते हैं। थर्ड आपका पॉइंट है बेटियों के प्रति भेदभाव। दहेज के कारण ही समाज में पुत्रियों को पुत्रों जितना महत्व नहीं दिया जाता है और उनके जन्म पर निराशा व्यक्त की जाती है। फिर आपका लास्ट में है समाधान और निष्कर्ष। दहेज प्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज, सरकार और युवाओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इस अभिशाप को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना आवश्यक है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। अब हम लोग देखते हैं दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या है। पहला है आपका आर्थिक बोझ। दहेज के कारण कन्या पक्ष पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है, जिससे कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है कन्या भ्रूण हत्या। दहेज के डर से कुछ लोग बेटी को बोझ समझने लगते हैं, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। अगला पॉइंट घरेलू हिंसा। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहना पड़ता है। फिर आपका अगला पॉइंट है आत्महत्या एवं दहेज हत्या। कई महिलाएं प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर आपका लास्ट है समाज में असमानता। दहेज प्रथा सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। अब देखिए दहेज प्रथा के कारण क्या है। लालच और भौतिकवाद, अशिक्षा, सामाजिक परंपराएं, पुरुष प्रधान समाज और पांचवा पॉइंट है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना। आप दहेज प्रथा को रोकने के उपाय देख लीजिए। शिक्षा और जागरूकता, सरल विवाह को बढ़ावा, कठोर कानूनों का पालन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सोच में परिवर्तन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है तलाक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसका आंसर देखिए। विवाह समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो पति पत्नी को सामाजिक और कानूनी रूप से जोड़ती है। जब पति पत्नी के बीच संबंध इतने खराब हो जाए कि साथ रहना संभव ना हो, तब वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे तलाक कहा जाता है। तलाक के प्रमुख कारण देख लीजिए। आपसी मतभेद, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अविश्वास और झगड़े। फिर आपका आर्थिक समस्याएं और छठा है आपका नशाखोरी एवं गलत व्यवहार। अब तलाक के प्रभाव देखिए कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। पारिवारिक विघटन। तलाक से परिवार टूट जाता है और पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है। फिर आपका सेकंड प्रभाव है बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है। बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थर्ड है आपका मानसिक तनाव। पति पत्नी दोनों को मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। फिर आपका अगला है सामाजिक प्रभाव। समाज में रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों पर असर पड़ता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निर्धनता का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए। गरीबी यानी कि निर्धनता वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन के न्यूनतम स्तर जैसे भोजन, स्वच्छ पानी, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन नहीं होते हैं। गरीबी एक कुचक्र की तरह है, जहां गरीब व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण वह आगे बढ़ने के उसको अवसर नहीं मिल पाते हैं। अब आप देखिए गरीबी के प्रमुख कारण। पहला है आपका बेरोजगारी और कम वेतन। आय के स्थिर स्रोतों की कमी और कम वेतन वाली नौकरियां लोगों को गरीबी में धकेलती हैं। सेकंड है आपका शिक्षा और कौशल का अभाव। उचित शिक्षा और व्यावसायिक कौशल की कमी के कारण बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। थर्ड है आपका बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। चौथा पॉइंट है आपका स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत। बीमारियों के इलाज में होने वाले भारी खर्च लोगों को कर्जदार और गरीब बना देते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक असमानता। भ्रष्टाचार, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और धन का असमान वितरण गरीबी का बड़ा कारण है। फिर दोस्तों देखिए निर्धनता का जो लास्ट कारण है वो है प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। कृषि पर निर्भर समुदायों में सूखा या बाढ़ जैसी आपदाएं आजीविका को नष्ट कर देती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विस्थापन का अर्थ बताइए।
विस्थापन वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति या समुदाय को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विस्थापन लोगों के जीवन और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है। विस्थापन के प्रमुख कारण देख लीजिए: प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और हिंसा, विकास परियोजनाएं जैसे बांध, सड़क, उद्योग आदि, और आखिरी पॉइंट है आपका बेरोजगारी और गरीबी। अब देखिए विस्थापन से प्रभाव क्या पड़ता है। आवास और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक टूटन होता है और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो पीढ़ी है उसके विकास को इस प्रकार किया जाता है कि भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसमें कोई खतरा ना हो। सतत विकास का उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है। अब इसके मुख्य तत्व देख लीजिए क्या है। पहला है आपका पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है संसाधनों का संतुलित उपयोग, और तीसरा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ये आपका सतत विकास के अंतर्गत आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या क्या है? आत्महत्या के विभिन्न प्रकार बताइए। आत्महत्या वह कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अंत कर लेता है। आत्महत्या प्रायः मानसिक तनाव, अवसाद, निराशा, पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक संकट या सामाजिक दबाव के कारण होती है। यह एक गंभीर सामाजिक और मानसिक समस्या है। इसे रोकने के लिए मानसिक सहयोग, परामर्श, पारिवारिक समर्थन और जागरूकता आवश्यक है। आत्महत्या के प्रमुख कारण देख लीजिए। पहला है आपका मानसिक तनाव, दूसरा है अवसाद, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है पारिवारिक कलह और पांचवा है असफलता और अकेलापन। अब देखिए आत्महत्या के प्रकार। आत्महत्या को मुख्य रूप से सामाजिक एकीकरण और विनियमन के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पे, अहंकारी आत्महत्या। यह तब होती है जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है और सामाजिक एकीकरण की कमी होती है। अकेलापन या सामाजिक अलगाव इसके प्रमुख कारण है, किसके? अहंकारी आत्महत्या के। दूसरा है आपका परोपकारी आत्महत्या। ये अत्यधिक सामाजिक एकीकरण के कारण होता है, जहां व्यक्ति समूह के लिए खुद को बलिदान कर देता है। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, जैसे आत्मघाती हमलावर या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए प्राण त्यागना। फिर आपका अगला पॉइंट है इसमें, अराजक आत्महत्या। यह समाज में अचानक बदलाव या मानदंडों के टूटने के कारण होती है, जैसे गंभीर आर्थिक संकट या बाजार का पतन। फिर आपका चौथा पॉइंट है आत्महत्या में, यानी कि चौथा टाइप है आपका आत्महत्या का, भाग्यवादी आत्महत्या। ये अत्यधिक नियमन या दमनकारी परिस्थितियों के कारण होती है, जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका भविष्य पूरी तरह से नियंत्रित है, जैसे अत्यधिक तानाशाही या कारावास में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अहमवादी आत्महत्या क्या है? कौन सी अहमवादी? यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, अहंकारी आत्महत्या, उसी का ये यहाँ पे टाइप पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए इसको अलग से देख लीजिए। अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या है? तो अहमवादी जो आत्महत्या है वो समाजशास्त्री एमिल दुर्गिम द्वारा वर्णित एक आत्महत्या का प्रकार है, जो तब होती है जब व्यक्ति समाज से स्वयं को अलग थलग और अकेला महसूस करता है। सामाजिक देखभाल या समर्थन की कमी के कारण निराशा और अकेलेपन की भावना इसमें पैदा होती है। दुर्गिम के अनुसार अविवाहित या ऐसे लोग जिनका समाज के साथ जुड़ाव कमजोर हो जाता है, उनमें इस प्रकार की आत्महत्या की संभावना अधिक होती है। अब आप इस आत्महत्या के प्रमुख कारण देख लीजिए। सामाजिक संबंधों की कमी, अकेलापन, परिवार और समाज से दूरी या मानसिक तनाव। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अत्यधिक अकेले या समाज से कटे हुए व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषक संकट की समस्या क्या है? इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसके बावजूद भारतीय किसान अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों की आय में कमी, बढ़ता कर्ज, फसल हानि और आत्महत्या जैसी परिस्थितियों को कृषक संकट कहा जाता है। कृषक संकट भारत की गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। देश के विकास के लिए किसानों की स्थिति सुधारना अत्यंत आवश्यक है। सरकार और समाज को मिलकर किसानों को आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी सहायता और उचित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अब आप देखिए कि भारत में जो कृषक संकट है उसके प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण है आपका बढ़ता कर्ज। किसान खेती के लिए साहूकारों और बैंकों से ऋण लेते हैं और फसल खराब होने पे वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा कारण है आपका फसल का उचित मूल्य न मिलना। कई बार किसानों को अपनी उपज का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, जिससे उन्हें नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अनियमित वर्षा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर आपका चौथा पॉइंट है कृषि लागत में वृद्धि। बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे खेती महंगी हो गई है। आपका पांचवा पॉइंट है सिंचाई की कमी। देश के कई क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं।
छठा पॉइंट है आपका कृषक संकट का कारण का भूमि का छोटा आकार। जनसंख्या वृद्धि और भूमि विभाजन के कारण किसानों के पास छोटी जोत बचती है, जिससे लाभ कम होता है, यानी कि उनके पास भूमि बहुत कम है तो ज्यादा वो उपज कैसे करें। आपका अगला पॉइंट है कृषक संकट के प्रभाव, देखिए कि क्या है। पहला पॉइंट है आपका किसान आत्महत्या, ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी। चौथा है आपका कृषि से पलायन। पांचवा है आपका सामाजिक असुरक्षा। अब देखिए कि कृषक संकट के समाधान के उपाय क्या है। पहला है आपका किसानों को उचित समर्थन मूल्य देना। दूसरा है आपका सस्ती और आसान ऋण व्यवस्था। तीसरा है आपका सिंचाई सुविधाओं का विकास। चौथा है आपका फसल बीमा योजनाओं का विस्तार। पांचवा है आपका आधुनिक कृषि तकनीक का प्रसार। छठा है आपका किसानों को प्रशिक्षण और जागरूकता। फिर आपका जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कृषक आत्महत्याओं के प्रमुख 3 कारण लिखिए। देखिए आपके पेपर में जनरली 3 या 4 पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इस उत्तर में आपको 5 बता दिए हैं। कृषक आत्महत्याओं के प्रमुख कारण देख लीजिए। भारत में किसानों की आत्महत्या एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका कर्ज का बोझ। खेती के लिए लिया गया ऋण समय पर न चुकना पाने के कारण किसान मानसिक तनाव में आ जाते हैं। दूसरा है आपका फसल खराब होना। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और कीटों के कारण फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तीसरा है आपका उचित मूल्य न मिलना। कई बार किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। चौथा है आपका कृषि लागत में वृद्धि। बीज, खाद, डीजल, बिजली और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतें खेती को महंगा बनाती हैं। फिर आपका पांचवा पॉइंट है गरीबी और बेरोजगारी। कम आय और आर्थिक असुरक्षा किसानों की समस्याएं बढ़ाती हैं। छठा पॉइंट है आपका मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव। लगातार नुकसान और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण किसान निराश होते जाते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के तापमान, वर्षा, मौसम और जलवायु संबंधी परिस्थितियों में लंबे समय तक होने वाले बदलाव को कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण और मानव जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती है। ये मुख्य रूप से मानव गतिविधियों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। इसे रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। अब आप देखिए जलवायु के प्रमुख कारण क्या है। पहला है आपका वनों की कटाई। दूसरा है औद्योगिकीकरण। तीसरा है आपका वाहनों का धुआं और चौथा है आपका जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग। अब आप देख लीजिए इसके प्रभाव क्या पड़ता है। पहला प्रभाव है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन। अब आप देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। पहला है आपका तापमान में वृद्धि। दूसरा है बाढ़ और सूखा। तीसरा है हिमनदों का पिघलना और चौथा है मौसम में असंतुलन। अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। यह केवल आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक संरचना और सुविधाओं के विकास में भी शामिल करता है। आर्थिक विकास किसी देश की प्रगति और समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक विकास के मुख्य तत्व देख लीजिए क्या है। उद्योगों का विकास, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन बढ़ाना, गरीबी में कमी और जीवन स्तर में सुधार। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में अंतर क्या है, तो आप दोनों को देख लीजिए तो अंतर आप अपने आप लिख लेंगे। सामाजिक विकास क्या है आपका। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और सामाजिक सुविधाओं में सुधार किया जाता है। सामाजिक विकास से समाज में समानता, जागरूकता और बेहतर जीवन स्तर का विकास होता है। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। अब आप देखिए सामाजिक विकास के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो पहला है आपका शिक्षा का प्रसार। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं। तीसरा है समान अवसर। चौथा है सामाजिक न्याय और पांचवा है आपका महिला एवं बाल विकास। अब आप देखिए जाति असमानता पर एक लघु निबंध लिखिए। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन पढ़ना जरूर है आपको। इसके प्रमुख कारण देख लीजिए। जाति असमानता के प्रमुख कारण क्या है। पहला है आपका प्राचीन जाति व्यवस्था। दूसरा है आपका अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच। चौथा है आपका सामाजिक जागरूकता की कमी और पांचवा है आपका आर्थिक असमानता। फिर आप देखिए जाति असमानता के दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं। पहला है आपका सामाजिक भेदभाव बढ़ता है। दूसरा है आपका समाज में एकता कमजोर होती है। तीसरा है आपका शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता पैदा होती है। चौथा आपका है निम्न वर्गों का शोषण होता है। अब आप जाति असमानता के उपाय देख लीजिए कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो शिक्षा का प्रसार करके, समानता और भाईचारे की भावना फैला के, कठोर कानूनों का पालन करके, सामाजिक जागरूकता फैला के और जातिवाद का विरोध करके। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दलित को परिभाषित कीजिए, उनकी समस्याओं पे प्रकाश डालिए।
दलित शब्द का अर्थ है दबाया गया या शोषित व्यक्ति। भारतीय समाज में कुछ वर्गों को लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे शोषित और उपेक्षित वर्ग को दलित कहा जाता है। वे लोग जो सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्याय का शिकार रहे हैं। भारतीय संविधान इन्हें अनुसूचित जाति यानी कि 80 के रूप में मान्यता देता है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, दलितों की प्रमुख समस्याएं देख लीजिए। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान भारत में दलित की प्रमुख समस्याएं क्या थी, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है सामाजिक भेदभाव। आज भी कई स्थानों पर दलितों के साथ ऊंच नीच और भेदभाव किया जाता है। दूसरा है आपका शिक्षा। गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर कम रहता है। तीसरा पॉइंट है आपका आर्थिक कमजोरी। अधिकांश दलित मजदूरी और निम्न आय वाले कार्यों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है आपका बेरोजगारी। शिक्षा और अवसरों की कमी के कारण रोजगार प्राप्त करने में दलितों को कठिनाई होती है। फिर आपका पांचवा कारण है अस्पृश्यता। कुछ क्षेत्रों में आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं। छठा है आपका हिंसा और अत्याचार। दलितों के विरुद्ध सामाजिक हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भी होती हैं। अब आप देखिए दलित उत्थान के उपाय क्या है। पहला है आपका शिक्षा का प्रसार। दूसरा है आरक्षण व्यवस्था। तीसरा है सामाजिक जागरूकता। चौथा है आपका कठोर कानूनों का पालन। पांचवा है आपका रोजगार एवं आर्थिक सहायता। दलित समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के बिना समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर दलित उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मादक द्रव्य व्यसन को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिए, मादक द्रव्य व्यसन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति नशीले पदार्थों जैसे शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम या अन्य नशीली दवाओं आदि का बार बार सेवन करने का आदी हो जाता है या उसके बिना नहीं रह पाता है। इसे नशे की लत भी कहा जाता है। मादक द्रव्य व्यसन व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। ये व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे बचाव के लिए जागरूकता और नशा मुक्ति आवश्यक है। अब इसके प्रमुख कारण देख लीजिए क्या है। खराब संगति, मानसिक तनाव, जिज्ञासा और फैशन, पारिवारिक समस्याएं। फिर आपका इसका देख लीजिए दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं। स्वास्थ्य खराब होना, दूसरा आर्थिक हानि, तीसरा अपराध में वृद्धि, चौथा है आपका पारिवारिक तनाव। अब आपका अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराधों के कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर अपराध के प्रमुख कारण देख लीजिए निम्नलिखित है। पहला है आपका इंटरनेट का बढ़ता उपयोग। अधिक ऑनलाइन गतिविधियों से अपराध के अवसर बढ़े हैं। दूसरा है आपका तकनीक की जानकारी का दुरुपयोग। कुछ लोग अपनी तकनीकी क्षमता का गलत उपयोग करते हैं। तीसरा है आपका सुरक्षा की कमी, कमजोर पासवर्ड और साइबर सुरक्षा की कमी। चौथा है आपका आर्थिक लालच, पैसे कमाने के उद्देश्य से ऑनलाइन की गई धोखाधड़ी। फिर आपका अगला है जागरूकता की कमी, लोग साइबर सुरक्षा के प्रति सावधान नहीं रहते हैं। छठा पॉइंट है आपका बेरोजगारी और गलत मानसिकता। कुछ लोग अपराध की ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए वो साइबर अपराध करने लगते हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता, मजबूत सुरक्षा और कठोर कानून आवश्यक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सजातीयता पर लघु निबंध लिखिए। जब किसी समाज या समूह के लोगों में समान संस्कृति, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म या सामाजिक विशेषताएं पाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजातीयता कहते हैं। सजातीयता समाज में एकता, संयोग, भाईचारा और सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है और समाज के विकास में सहायक होती है। अब आप देखिए कि सजातीयता का अर्थ क्या है सरल शब्दों में। समान गुणों और विचारों वाले लोगों के बीच पाई जाने वाली एक रूपता को ही क्या कहते हैं? सजातीयता कहलाती है। सजातीयता की विशेषताएं देख लीजिए। लोगों में समानता की भावनाएं होती हैं। सामाजिक एकता और सहयोग पे बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक परंपराएं समान होती हैं। चौथा है आपका समाज में आपसी विश्वास बना रहता है। अब आप इसके लाभ देख लीजिए। सामाजिक एकता मजबूत होती है, संघर्ष और विवाद कम होते हैं, समाज में शांति और सहयोग बढ़ता है। चौथा आपका सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद पर एक निबंध लिखिए। आतंकवाद आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। ये मानवता, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। आतंकवाद के कारण समाज में भय, असुरक्षा और हिंसा का वातावरण पैदा होता है। इससे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है। आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा अभिशाप है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार, समाज और विश्व समुदाय को मिलकर कार्य करना होगा। शांति, शिक्षा और सामाजिक समानता के माध्यम से ही आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आप देखिए कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है। आतंकवाद वह हिंसात्मक और अवैध गतिविधि है जिसके द्वारा किसी समूह या संगठन द्वारा भय और आतंक फैलाकर अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद के प्रमुख कारण देख लीजिए क्या है। आतंकवाद का पहला कारण, धार्मिक कट्टरता। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर हिंसा के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका राजनीतिक स्वार्थ। कुछ संगठन राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आतंकवादी गतिविधियां अपनाते हैं।
तीसरा कारण है आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता। गरीबी, बेरोजगारी और शोषण भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चौथा पॉइंट है आपका अशिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण लोग गलत विचारधाराओं के प्रभाव में आ जाते हैं। पांचवा कारण आपका क्या है? विदेशी समर्थन। कुछ आतंकवादी संगठनों को बाहरी देशों से आर्थिक और हथियारों की सहायता मिलती है। अब आप देखिए आतंकवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं। पहला है आपका जान माल की हानि। आतंकवादी हमलों में अनेक निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है आपका भय और असुरक्षा। समाज में डर और तनाव का वातावरण बन जाता है। फिर आपका तीसरा पॉइंट है इसमें आर्थिक नुकसान। व्यापार, पर्यटन और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। चौथा है आपका राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। आतंकवाद समाज में विभाजन और अशांति पैदा करता है। अब आतंकवाद को रोकने के उपाय देख लीजिए। कठोर कानून और सुरक्षा व्यवस्था। दूसरा है आपका शिक्षा और जागरूकता। तीसरा है आपका बेरोजगारी और गरीबी दूर करना। चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। पांचवा है आपका युवाओं को सही दिशा देना। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है साइबर अपराध के आयाम बताइए क्या है। इंटरनेट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबर अपराध क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए, आयाम क्या है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। यह आधुनिक समाज की गंभीर समस्या बन चुका है। इससे बचाव के लिए जागरूकता, साइबर सुरक्षा और कठोर नियमों की आवश्यकता होती है। साइबर अपराध के प्रमुख आयाम देख लीजिए क्या है। पहला है आपका हैकिंग। किसी व्यक्ति या संस्था के कंप्यूटर, ईमेल या वेबसाइट में बिना अनुमति प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। फिर आपका दूसरा है ऑनलाइन धोखाधड़ी। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट या नकली ऑफर देकर लोगों से पैसे ठगना। तीसरा पॉइंट है आपका पहचान की चोरी। किसी की व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड या बैंक विवरण चुराकर उसका गलत उपयोग करना। चौथा है आपका साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को धमकाना, अपमानित करना या परेशान करना। पांचवा है आपका इसमें अश्लील सामग्री का प्रसार। इंटरनेट पर अश्लील फोटो, वीडियो या अवैध सामग्री फैलाना भी साइबर अपराध है। छठा है आपका वायरस और मालवेयर हमला। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर फैलाना। सातवां है आपका साइबर आतंकवाद। देश की सुरक्षा, सरकारी वेबसाइटों या महत्वपूर्ण डेटा पर हमला करना साइबर आतंकवाद कहलाता है। अब आप देखिए साइबर अपराध के प्रभाव क्या है। पहला है आपका आर्थिक हानि। दूसरा है आपका गोपनीय जानकारी का लीक होना। तीसरा है आपका मानसिक तनाव और चौथा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। यह आपके साइबर अपराध के दुष्प्रभाव है। अब आप देखिए साइबर अपराध से बचाव के उपाय क्या है। पहला है आपका मजबूत पासवर्ड आप बनाएं। दूसरा है आपका अनजान लिंक पर क्लिक न करें। तीसरा है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें। चौथा है आपका व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें। पांचवा आपका साइबर कानूनों का पालन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके महत्वपूर्ण अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपके इन्हीं प्रश्नों से 70 से 80% प्रश्न बनेंगे, लघु भी, अति लघु भी और दीर्घ भी। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा।